फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उसमें भी आपका जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जिससे डर लगता है या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान होते हो, वो है आपकी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस। हाँ बच्चों, आज हम लोग इसी को अपने आसान सी ट्रिक से समझने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग के जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, सबसे ज़्यादा नंबर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा टफ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लगती है। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो पार्ट सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो होती हैं उनकी रिएक्शंस। आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनी रहती हैं। आप हर वक्त ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को लेकर टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, लेकिन अब इस वीडियो के बाद आपकी ये सारी परेशानी, ये सारा टेंशन और ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होने वाली हैं। हाँ बच्चों, आज तक आपने ये देखा ही नहीं, ये जाना ही नहीं कि आखिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं क्या, बेस क्या है इसका। आपको उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आप बस डायरेक्ट रिएक्शंस देखते हैं, और सारी रिएक्शन जब इतनी बहुत सारी आप एक एक करके इकट्ठी करते चले जाते हैं, और जब वो बहुत हो जाती हैं तो फिर कुछ भी ना आपको समझ में आती हैं और ना याद रह पाती हैं, और सारी रिएक्शन एक दूसरे में फिर मिक्स भी हो जाती हैं। बच्चों, आज हम उसके पहले बेस की, उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको दिखाई देने लगेगा कि ये ऑर्गेनिक की रिएक्शंस तो सबसे ज़्यादा आसान थी। हाँ बच्चों, केमिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा आसान आपको अब से कोई टॉपिक लगेगा तो वो ये ऑर्गेनिक की रिएक्शंस ही होंगी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। आपकी जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, सब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बहुत आसान हो जाएंगी। बच्चों, आप लोग नेम रिएक्शंस भी देख रहे होगे और भी बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख रहे होगे, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ याद नहीं रह पा रहा होगा या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप सब कुछ बहुत आसानी से समझने लगोगे खुद ब खुद। जी हाँ बच्चों, आखिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेस क्या है यही मैंने आपको बताया है। बच्चों, जब भी हमारी ऑर्गेनिक की जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट में पहले से प्रेजेंट जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, और उनकी जगह पर नए बॉन्ड बनते हैं। नए बॉन्ड के बनने से प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे ही सारी केमिकल रिएक्शन में होता है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो रहा है तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाती है। हमारे जो रिएक्टेंट हैं उनमें जो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे और उनकी जगह नए बॉन्ड बनेंगे। नए बॉन्ड बनकर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है रिएजेंट का। जी हाँ बच्चों, रिएजेंट का पूरी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। रिएजेंट ही डिसाइड करता है कौन सी रिएक्शन होगी। तो रिएजेंट आकर हमारे रिएक्टेंट को एक्टिव करता है और रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करके फिर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है रिएक्टेंट को। तो पता चल जाए कि इस रिएजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारे लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगी। इस पूरी चीज़ को समझते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कैसे रिएक्टेंट में रिएजेंट से केमिकल रिएक्शन करके और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमारी ये सारी केमिकल रिएक्शंस बहुत आसान हो जाए। तो कुछ नेमिंग रिएक्शंस और कुछ और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के थ्रू हम इस बात को आसान भाषा में समझते हैं, सीखते हैं। अगर बच्चों हमारे पास HNO3 है, HNO3 हमारा रिएक्शन कर रहा है, बेंजीन ले लेते हैं हम, कॉमन बेंजीन है हमारा। तो बेंजीन हमारा रिएक्टेंट है। बेंजीन HNO3 से जब रिएक्शन करेगा तो यह HNO3 से NO2 जाकर बेंजीन पर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? बेंजीन पे NO2। तो ये हमें याद रखना है कि HNO3 से होगी तो NO2, H2SO4 की प्रेजेंस में। और ऐसे ही अगर हम इसी बेंजीन की H2SO4 से कराएं, H2SO4 से, तो इस H2SO4 का SO3H जाके हमारे बेंजीन पे SO3H, तो H2SO4 से होगी तो क्या लग रहा है? SO3H। ये हमको याद रखना है। SO3H बेंजीन पे बॉन्ड बना रहा है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया।
अगर इसी बेंजीन की हम किसी भी हैलोजन से करा दें, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया अपना क्लोरीन या कोई भी हम अपना ब्रोमीन, कोई सा भी हैलोजन ले लिया, तो वहाँ बेंजीन पर अब क्या लग जाएगा हमारा हैलोजन, क्लोरोबेंजीन। तो HCl निकल जाएगा, इस यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन एक Cl के साथ चला जाएगा, यहाँ HCl निकल जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके SO3H लगाए तो यहाँ H2O, ऐसे ही यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पे NO2 लगाए तो यहाँ भी H2O। तो इन रिएक्शंस में आप देख सकते हैं आराम से, अगर आपको पता हो कि किससे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ रिएजेंट देखें HNO3 था तो हमारा NO2 लग रहा था जाके, जिससे कि हमारा आप देख सकते हो नाइट्रोबेंजीन बन रहा था। H2SO4 था तो SO3H लग रहा है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और जब हमारा Cl2 से यानी किसी भी हैलोजन से होगी तो हमारी वहाँ पे हैलोजन जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लग जाएगी, तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन बन गया। तो सब हमारे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट हमारा एक ही है, लेकिन रिएजेंट चेंज होने से प्रोडक्ट भी चेंज होता चला गया। इसी तरह से आप अपने नेमिंग रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट, एल्कलीकरण, एसिटिलीकरण पढ़े ही होंगे। अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट की भी, तो जैसे हमारी ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन की हमने पहले एल्कलीकरण कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में हम इसकी क्रिया करेंगे CH3Cl से, AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, यहाँ जो बच्चों हाइड्रोजन है, ये आपको पता ही है सब जगह हाइड्रोजन है, बेंजीन में C6H6 फॉर्मूला होता है, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, यानी कि HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये H Cl के साथ चला जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा, तो क्या बचा CH3, जो कि इस हाइड्रोजन की जगह पर जाके लग जाएगा CH3, हमारी टॉलिन बन जाएगी, CH3 लग जाएगा, CH3Cl से हुई तो CH3। और वहीं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण की बात करें, ये हुआ हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ठीक है बच्चों, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, इस बेंजीन की रिएक्शन हमारी जो बेंजीन है वो CH3COCl से रिएक्ट करेगी, वो भी AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ भी जो हाइड्रोजन है हमारा प्रेजेंट वो इस H के साथ चला जाएगा HCl के फॉर्म में, और हमारा यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या रह जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह COCH3। ये याद रखिएगा COCH3, गलती मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहीं से जुड़ेगा COCH3, यानी कि एसिटोफिनॉन हमारा बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता हो कौन सा रिएजेंट कैसे क्या बनाता है प्रोडक्ट, तो आप आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से आप और रिएक्शंस भी देख सकते हैं। ये है फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किस तरह से नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण हो रहा है, जिसमें फिर वही HNO3 हम लेंगे तो HNO3 का NO2 लग जाएगा, क्योंकि फिनॉल आपका एक फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिनॉल जो है आपका एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो NO2 है अब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन के लिए, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपका फिनॉल है, तो इसका NO2 ऑर्थो पोजीशन पे, ये आप देख सकते हो ऑर्थो पे जाके NO2 कनेक्ट हो गया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ऐसी पैरा पे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो कुछ भी नहीं, बस आपने बेंजीन की जगह यहाँ फिनॉल ले लिया, यानी कि बेंजीन पे OH लग गया। जब हमने फिनॉल की HNO3 से कराई तो NO2 जाके हमारा लग जाएगा, तो NO2 लगने से यहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। तो इसी तरह से सल्फोनेशन आप फिनॉल में करा सकते हैं, फिर फिनॉल का सल्फोनेशन यानी कि H2SO4 से होगी, जब H2SO4 से होगी तो SO3H कनेक्ट होना है, तो वो SO3H लग गया, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। इसी तरह से आप जब अपना हैलोजिनेशन कराओगे, Br2 से कराइए तो ऑर्थो और पैरा पे Br लग गया। अगर हम ब्रोमीन वाटर से करा दें तो उस कंडीशन में फिनॉल की दोनों ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br लग जाता है, जिससे कि आपका देख सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है।
ऐसे ही आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी फिनॉल की कर सकते हो बहुत आराम से। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखिए आप, इसमें एल्काइलेशन में आपको पता है CH3Cl से कराते हैं, यहाँ हमने फिनॉल ले रखा है। फिनॉल जब होगा फिर वही ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो पहले ऑर्थो पे CH3, यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑर्थो का यहाँ का H हटा तो ये CH3 HCl, यहाँ का H और यहाँ का Cl चला गया HCl के फॉर्म में, यहाँ CH3 लग गया तो ऑर्थो पे, और ऐसे ही पैरा पे तो ऑर्थो क्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बन गया। ऐसे आप फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में आप CH3COCl से कराएंगे और यहाँ से CH3CO जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो आपके ऑर्थो पे COCH3 और पैरा पे COCH3 लग जाएगा और आपका बन जाएगा ऑर्थो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल फिनॉल। तो ये हो जाएगी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, जिसमें CH3COCl से रिएक्शन होगी और लगेगा क्या जाके COCH3। एल्काइलेशन में आप देख सकते हैं CH3Cl से होगी CH3 लगेगा और यहाँ पर CH3COCl। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हो गई। इसी तरह से आप अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आराम से याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, सारी रिएक्शंस आराम से कर सकते हैं। ये सारी रिएक्शंस आपको फिनॉल में देखने को मिली कि फिनॉल में नाइट्रेशन में हम HNO3 से कराएंगे NO2 लग जाएगा, सल्फोनेशन में हम H2SO4 से कराएंगे SO3S लग जाएगा, हैलोजिनेशन में हैलोजन से कराएंगे हैलोजन जाके लग जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl से होगी CH3 लगेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में CH3COCl से होगी तो आपका COCH3 लग जाएगा। ये सब तो फिनॉल में थी। इसी तरह से आप अपनी क्लोरोबेंजीन में, एनिसॉल में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में बस आपको OH की जगह Cl लगा देना। यहाँ फिनॉल है हमारा, फिनॉल की जगह हम यहाँ पर अगर बेंजीन के ऊपर Cl लगा देंगे क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन फिर ऐसी हो जाएगी, बस यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, सारी आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसी तरह से नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कर सकती हैं, करके देखिएगा। इसी तरह से आप एनिसॉल में भी कर सकते हैं। एनिसॉल बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसॉल, एनिसॉल आपका होता है बच्चों बेंजीन के, आप बेंजीन पर जब OCH3 लगा देंगे OCH3 तो ये आपका क्या कहलाएगा एनिसॉल। एनिसॉल भी आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है तो इसमें भी आप इस तरह से अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्लोरोबेंजीन में भी कर सकते हैं और आपको किस तरह से फिनॉल में होती हैं ये सब देखने को मिल ही गया। तो ये सारी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हुई। अब हम बात करते हैं कुछ नेम रिएक्शन की। अब हम देखते हैं नेम रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जी हाँ बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। अब इसको देखिए कैसे आराम से आप अपने उस ट्रिक से या उस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। मैंने कहा आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट का, रिएजेंट का और प्रोडक्ट का। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है टॉलीन और आपका जो रिएजेंट है वो है आपका इक्रोमिल क्लोराइड। फिर एक आपका कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में, फिर जो कि हाइड्रोलिसिस पर फिर आपको क्या दे देता है प्रोडक्ट। तो यही तो है पूरी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम याद कैसे रखें, कैसे हम रिएजेंट याद रखें, कैसे रिएक्टेंट याद रखें, कैसा प्रोडक्ट याद रखें, तो उसके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है जो कि इसके नाम में ही छुपी है। इटार्ड के नाम में ही आप देख सकते हो क्या लिखा है बच्चों, T से टॉलीन, A से एल्डिहाइड, यानी कि टॉलीन एल्डिहाइड, या फिर आप इसको याद रख सकते हो ऐसे भी, स्टार्ट करो कल। जी हाँ बच्चों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, स्टार्ट करो कल। स्टार्ट के T से टॉलीन, A से आपका एल्डिहाइड, स्टार्ट करो कल, करो कल, करो कल से आप देख सकते हैं रिएजेंट आपका निकल आया। ये आपका रिएजेंट है करो कल, यानी कि CrO2Cl2, करो कल। तो टॉलीन की आप रिएक्शन CrO2Cl2 से कराएंगे तो पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हाइड्रोलिसिस पे आपको बेंजेल्डिहाइड दे देगा, यानी कि एल्डिहाइड देगा, क्योंकि ये बेंजीन पे लगा इसलिए इसको बेंजेल्डिहाइड कहेंगे। तो टॉलीन आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपका बेंजेल्डिहाइड और रिएजेंट आपका क्रोमिल क्लोराइड। तो आप इसको बहुत आराम से याद रख लो। तो
आप इस ट्रिक से टार्ट रिएक्शन को याद रख सकते हैं, या आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं कि टी से टॉलिन लेंगे और ए से एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट में जाएगा और टॉलिन हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। टॉलिन आप बेंजीन के ऊपर CH3 लगाएंगे, टॉलिन, और ये आपका जो रिएजेंट है करोकल से याद रखेंगे आप, करोकल CrO2 Cl2, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है इसलिए बेंजेल्डिहाइड। तो आप बहुत आराम से रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट याद रखें, अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको इस ट्रिक से इटार्ड रिएक्शन, क्योंकि इटार्ड में कौन सा हम रिएक्टेंट लें, कौन सा रिएजेंट लें और कौन सा प्रोडक्ट, ये याद रखने के लिए आप इसके नाम में ही देखेंगे। टी से टॉलिन, ए से एल्डिहाइड बनेगा, करोकल। टॉलिन की क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपकी इटार्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको कभी कभी इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी आपको दे सकता है, तो भी आप लिख सकते हैं, या इसको आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि क्या होता है जब व्हाट हैपेंड, कि टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करती है, क्रोमिल क्लोराइड और CS2, क्रोमिल क्लोराइड के CS2 में बनी विलयन, CS2 में बनी विलयन से करती है, और उसके बाद उसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है जब व्हाट हैपेंड, क्या बनता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट ही यहाँ A B C कुछ भी लिख दें। तो इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है और रिएजेंट क्या है। रिएजेंट से ही प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर रिएजेंट ये है तो प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर इसकी जगह रिएक्टेंट और रिएजेंट चेंज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी उसी तरह चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन और सारी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की रिएक्शंस को आसान से आसान तरीके से समझने के लिए, उसको बहुत आसान बनाने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को बहुत आसान तरीके से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।